नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं पक्की बात चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका शीर्षक है बात जो ज़रूरी है। वो ज़रूरी बातें जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में काम आती हैं, आपके रोज़गार के लिए काम आती हैं, आपके जीवनचर्या में या किसी भी तरीके से कैसे न कैसे आपके जीवन से वो संबंधित हैं और वो जुड़ी हुई हैं। हम ऐसी बातों का शीर्षक लेके आ रहे हैं और हम इस बात पर चर्चा करेंगे एक स्पेशल होस्ट के साथ में। रोज़ाना हर बार एक नए शख्सियत के साथ में विचार विमर्श करेंगे और उनकी जानकारी का लाभ हम आप सब लोगों को देंगे। तो आज हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं नरेश कुमार भारी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में तारानगर जिला चूरू राजस्थान में कार्यरत हैं। श्री नरेश कुमार भारी के बारे में मैं बता दूं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एमए की और जेएनयू से उन्होंने एमफिल की और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पीएचडी की अपनी उपाधि प्राप्त की। इनका टॉपिक रहेगा सरकारी नौकरियों में तैयारी आप कैसे करें, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं सरकारी नौकरियों के लिए दी जाती हैं उनकी आप तैयारी कैसे करें, ये उनका टॉपिक रहेगा। इतनी भारी भरकम शख्सियत है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सीडीएस 3 बार अपीयर किया, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में उनका 2 बार सिलेक्शन हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट में उनका 3 बार सिलेक्शन हुआ, आरएएस मेंस में 4 बार और आईएएस मेंस में 5 बार वो शामिल रहे। आईएएस के इंटरव्यू में वो 2 बार शामिल रहे और असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में 1 बार, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में 2 बार, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनका 1 बार सिलेक्शन हुआ और बैंक पीओ में भी उनका 2 बार सिलेक्शन हो चुका है। तो इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने सफलता हासिल की है और अंततः वो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के अंदर उन्होंने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। तो श्री नरेश कुमार भारी का परिचय इसके साथ और दूसरा ये है कि उन्होंने अपना नरेश कुमार भारी के नाम से यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके 9 लेख प्रकाशित हो चुके हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित। और नरेश कुमार भारी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ ही साथ उन्होंने अपना ई श्योर नाम से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी उन्होंने तैयारी की है जो अभी वो लॉन्च करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं श्री नरेश कुमार भारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तारानगर चूरू राजस्थान में। वो हमें बताएंगे कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश कुमार भारी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में तारानगर जिला चूरू राजस्थान में पोस्टेड हैं और ये हमारे साथ वार्तालाप करेंगे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। नरेश जी नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार भाई साहब, आपके जो पक्की बात के दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आपको, संजय को, पक्की बात की सारी टीम को धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अच्छा हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बेहतर और नए साल में कुछ अच्छा करने की तैयारियों के साथ में आज आपका जो इंटरव्यू है उसमें मुझे लगता है कि उसको देख के सब लोग लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आपके जो बायोडाटा है वो देख रहा था, काफी भारी भरकम है। जैसे कि आप भारी हैं, आपके बायोडाटा भी भारी भरकम है। कम से कम 25 सर्विसेज में आपने शामिल हुए या अपील हुए और सक्सेस हुए। ये क्वार्टर सेंचुरी मारने का आइडिया आपको कैसे आया? ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान संघर्ष लंबा रहा और इसी दौरान करियर थोड़ा डाइवर्सिफाई हो गया। मैंने हायर एजुकेशन से अपना नाता कभी तोड़ा नहीं था। मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और एमफिल जेएनयू से था। उसके बाद में चूंकि जेआरएफ था, मैं जितनी बार मैंने जेआरएफ दिया मेरा जेआरएफ क्लियर था, तो मेरा पीएचडी भी जेएनयू से चल रहा था। सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट में मैं लगातार ले रहा था और सक्सेस भी मिल रही थी। मैंने 5 मेंस दिए आईएएस के, आरएएस के भी सारे मेंस दिए इस ड्यूरेशन में और आईएएस का इंटरव्यू देने का भी मौका मिला।
और इसी तैयारी के दौरान जो भी एग्जाम दिया, जैसे ईपीएफओ ईओ का दिया, बैंक पीओ में आईबीपीएस के द्वारा बैंक पीओ का एग्जाम दिया, तो ये सारे एग्जाम कोई सामान्य प्रयास से ही निकल जा रहे थे, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी ठीक थी। इस वजह से ये इतना डाइवर्सिफाई हो गया और इतना लंबा हुआ। अंतिम रूप से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी की, तो इस दौरान भी अदर स्टेट्स में इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो वहां भी काफी इंटरव्यू हो गए और फाइनली मैं होम स्टेट राजस्थान में सेलेक्ट हुआ। जी जी, बहुत अच्छा। लेकिन इसमें एक बात देखने की है कि जो आपका सेगमेंट है राजनीति विज्ञान, उसमें चलो ठीक है कि आपने आरएस में भी दिया, आईएएस में भी दिया, और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी आप सक्सेस रहे, चयनित हुए। लेकिन उसके साथ पैरेलल तौर पर असिस्टेंट कमांडेंट और बैंक पीओ जैसी परीक्षाओं में भी पास हुए, जबकि इनका तो सिलेबस टोटली डिफरेंट होता है। तो दो सेगमेंट एक साथ कैसे लेके चले, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, या क्या विशेष आपने किया इस क्षेत्र में? ये जो वनडे नहीं, वो एसएससी का हो, बैंक पीओ का हो, या असिस्टेंट कमांडेंट का है, या जो भी अन्य जो एग्जाम्स हैं, उनमें मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश प्लस जीके, ये 3 डोमिनेंट एरियाज रहते हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट आप नेचुरली किसी एक के लिए आप तैयार हैं, तो आपको सहूलियत रहती है। भले ही आपका जैसे मैथ्स ऐसा है कि आपको कुछ करना नहीं पड़े, या इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो ये सामान्य तैयारी से ही निकल जाते हैं। और मेरे साथ यही था, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो साइंस के विद्यार्थी होने के नाते मेरा मैथ्स अच्छा था, और मैं इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, बिना तैयारी के मोर देन एवरेज मार्क्स आ जाते थे। और जीके चूंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी जब करते हैं तो अच्छा होता ही है, तो इस कारण बिना सामान्य प्रयास से ही ये हो जा रहा था। क्योंकि सिविल सर्विस जी जी जी, बहुत अच्छा। आप ऐसा क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, जब आपने खुद इतना लगभग 25 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, और जो लोग तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, इस सरकारी जो सर्विसेज हैं उनके लिए, तो आप क्या कुछ उनको बताना चाहेंगे कि कैसे आपके वो ज्ञान का लाभ लेके वो लाभान्वित हुए और अपने पथ में वो सफलता प्राप्त करें? आप क्या कुछ विशेष बताना चाहेंगे? वैसे तो ये टॉपिक बहुत वाइड है कि किसी एक थीम पे भी घंटों बोला जा सकता है, लेकिन जैसा मेरा महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ जो वार्तालाप है उसका निष्कर्ष है, मैं प्रतियोगी विद्यार्थियों के कॉल आते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको अगर देखते हुए कुछ 2-4 थीम्स में हम देखें टाइटल में, तो जैसे सबसे बड़ी दुविधा कमजोर विद्यार्थियों को, खासकर जिन्होंने अभी तक सफलता का स्वाद चखा नहीं है, उनके सामने ये आती है कि लकी होते हैं उनका होता है, और जो लकी नहीं है उनका नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट लक। तो मेरा ये मानना है कि लक वो जो हिंदू धर्म की नोशन है कि ओनली प्रीस्क्रिप्टेड है, वही होगा जो पहले से जो लिखा हुआ है, उस फॉर्म में तो लक कतई काम नहीं करता है। ये सोचना कि सब कुछ तय है, तो ये तो अपने आप में एक बहाना है मेहनत से और सफलता से और यथार्थ से दूर भागने का। हाँ, संयोग होते हैं, लाइफ में संयोग काम करते हैं, तो उस फॉर्म में लक काम करता है। जैसे आपने जो पुस्तक पढ़ी उससे क्वेश्चन पेपर नहीं आया, आपने बहुत मुश्किल की तैयारी की थी और क्वेश्चन पेपर इतना आसान आ गया कि आपने आसान के लिए तैयारी नहीं किया था, तो लक मैटर करता है। आप एग्जाम सेंटर देने जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके एग्जाम सेंटर में बहुत सारे विवाद हो गए कि आपका मूड ऑफ हो गया, तो कोइंसिडेंस इस सेंस में ही काम करते हैं, उस फॉर्म में काम नहीं करते कि हम हथियार ही डाल दें कि नहीं मेरे लक में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है। तो जिस फॉर्म में लक काम करता है, तो मेरा मानना है कि उसके प्रभाव को हम न्यून कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। वो इस फॉर्म में कर सकते हैं कि एक तो कभी भी सिर्फ एक ही एग्जाम्स पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, जी बिल्कुल, एग्जाम डाइवर्सिफाई करना चाहिए। भले ही आप एक सर्टेन टाइम में अपना ध्यान भंग ना हो, इसलिए रह सकते हैं कि मुझे 4 साल पूरा फोकस इसी एग्जाम पे रखना है, लेकिन अगर जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है या उसमें चांसेस कम है या आप अपने आप को उसके अनुरूप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यह निवेश के मामले में भी ये बात लागू होता है, हमें सारे एक ही कंपनी के शेयर खरीदना रिस्की है, वैसे ही एक ही एग्जाम पर निर्भर रहना उतना ही ज्यादा रिस्की है। दूसरी बात, हमें लगातार एग्जाम की तैयारी के दौरान हमें स्वयं की रणनीति अपनानी चाहिए, ना कि किसी एक्सपर्ट्स की सुने या किसी पड़ोसी की स्ट्रेटेजी को कॉपी करें।
स्वयं की रणनीति ही हमें सक्सेस बनाती है। वो स्वयं की रणनीति है, वो हमारी खुद की कमजोरियों को और हमारे खुद के जो मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको शामिल करके बनती है। स्ट्रेटेजी पे अपने बाद में बात करेंगे। तो पहली थीम मैं मानता हूं कि क्या लक मैटर करता है कि नहीं करता है। दूसरी बात है वो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालती है, वो है कि क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग का अपना बाजार है और बाजार की ताकतें बहुत सारे लुभावने पैकेज लेके आती है, तो बच्चे, और आजकल तो ये ऑनलाइन की दुनिया में इतने ज्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि कंफ्यूज हैं कि करें क्या। तो मेरा ये मानना है कि कोचिंग अच्छी है, गलत नहीं है, क्योंकि कोचिंग आपको एक डायरेक्शन में फोकस्ड होने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उस पर पूर्ण निर्भरता है वो गलत है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि कोचिंग्स की कुछ सीमाएं हैं। जैसे कोचिंग चूंकि बाजार एक कमर्शियल एंटिटी है, तो उसे लोक लुभावन चीजें करने की ज्यादा जरूरत होती है। मैं अक्सर कोचिंग के टीचर्स को देखता हूं, तो वो या तो लोकप्रियता पर बहुत ही ज्यादा जोर है, जो चीजें 99.9 स्टूडेंट्स को पसंद आती है, जैसे हंसी मजाक, चुटकुले, जोक, स्टोरीज से चीजों को समझाना, तो ये सारा सिलेबस स्टोरीज से नहीं हो सकता। तो हमें टीचर्स की ये अगर कमजोरी है तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए, उन टीचर से ज्यादा मोहित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, टीचर्स अक्सर जो चमकाने वाला नॉलेज है, जो आपको ऐसे अमेज करता है, जो स्टूडेंट्स को ऐसे सरप्राइज करता है, जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच के गैप को वाइड दिखाता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि अच्छा ये हमें तो पता ही नहीं था, तो अक्सर कोचिंग के टीचर्स उन चीजों पर फोकस करते हैं। जबकि एग्जामिनेशन में तो मोर देन 70% पेपर है वो आसान आने वाला है। तो हमें ऐसी और भी बहुत सी विशेषताएं हैं कोचिंग की, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग पे पूर्ण निर्भर नहीं होना है, सेल्फ स्टडी को अनिवार्य हिस्सा मानना है और स्टैंडर्ड बुक्स को अनिवार्य हिस्सा मानना है। कोई भी कोचिंग के नोट्स स्टैंडर्ड बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते और सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं है कोचिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने जो एक बात कही कि लक का कोई विशेष योगदान नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आप मेहनत पर ज्यादा यकीन करते हैं और आपको मेहनती होना चाहिए और लगातार आपका काम करते रहना चाहिए, आपका शायद यही कहना था। बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी बात ये है कि कोचिंग्स के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति खुद तैयारी करे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपने बताया। मैं और जैसे मेरे साथ दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो ये पूछना जरूर चाहेंगे आपसे कि कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, इसका कैसे मूल्यांकन करें, अपने आप को कैसे तैयार करें उन चीजों को। कितना पढ़ना चाहिए, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन से डील करता हूं जो अक्सर मैं जिनका सामना करता हूं, वो है कि क्या रियली गवर्नमेंट जॉब हासिल करना इतना मुश्किल है। तो मेरा आंसर है कि इतना मुश्किल है नहीं जितना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो भीड़ है वो आइदर तो भटके हुए लोग हैं, या वो उल्टा जोर लगाने वाले लोग हैं, और या वो नॉन सीरियस लोग हैं। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और मोर देन 60% पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ फॉर्म भरता है, एग्जाम के लिए किताब ही नहीं उठाता। एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो आगे खिसकने की, एग्जाम के आगे खिसकने की, इस प्रकार के प्राकृतिक परिघटनाओं के इंतजार में रहता है। कुछ इस प्रकार के हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जाने के लिए आते हैं, चलो उससे थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। और बहुत बड़ा पोर्शन स्टूडेंट्स का है वो इस प्रकार से स्टडी करता है कि एक तो एक्सक्लूसिव, सामान्य लोग पढ़ रहे हैं वो किताब मुझे नहीं पढ़नी, मैं तो ऐसा पढ़ूंगा जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। ऐसे क्वेश्चनों की फिराक में रहते हैं, टीचर्स को फंसाने की फिराक में रहते हैं, अपने जो कीन ग्रुप के जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनको हथप्रभ करने की कोशिश में रहते हैं कि देखो इसको पता लगना चाहिए कि मेरे में प्रतिभा कितनी है। इसके साथ साथ अब जो अपोजिट सेक्स है उनको भी इंप्रेस करने की फिराक उन्हीं क्वेश्चनों के मार्फत करनी है। और यह जनरेशन एक नई दुविधा झेल रही है, वो है सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटना। तो उसकी फिराक में भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस, फैक्ट्स, अजीबोगरीब तथ्य है उनको निकाल कर लाते हैं और फेसबुक पर लिखते हैं। फिर तो इसका इंतजार रहता है कि फाइनली कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने वाह लिखा, कितने लोगों ने गजब लिखा। तो ये जो उल्टी बुद्धि है या उल्टा जोर लगाने वालों की संख्या हद से ज्यादा है। तो लास्ट में बहुत ही कम लोग ऐसे बचते हैं जो सीरियस कंटेंडर हैं कोई भी एग्जाम के, भले ही वो आईएएस का हो या पटवारी का हो, ग्राम विकास अधिकारी का हो, किसी का ही हो।
तो भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है। भीड़ आपके एग्जाम को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाती, आपके एग्जाम को मुश्किल बनाते हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं वो लोग। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि कितना पढ़ने की जरूरत है। तो इसका कोई जैसे कितना मुश्किल है नापना संभव नहीं है, भी कोई मीटर नहीं होता कि इतने बैरोन्स इतने पौंड है। वैसे ही यह कहना कि कितना पढ़ना है यह इसे नापना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो हम रियल में पढ़ रहे हैं या एक हाथ में मोबाइल और नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है, या पढ़ रहे हैं तो उसको याद करें। कई साथी होते हैं नोवेल की तरह किताब पढ़ते जाते हैं, किताबों का ढेर लग गया, याद नहीं है 5 बातें। दूसरा, आपकी ग्रेस्प पावर क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने सभी सक्सेसफुल विद्यार्थियों में या सक्सेसफुल जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें देखी है, कोई भी एग्जामिनेशन है वो 4 या 5 सेगमेंट का बना हुआ है। भले ही उसमें जनरल हिंदी है या इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल स्टडी है या जनरल साइंस है। तो कुछ एक पोर्शन नेचुरली लोगों को उनके एप्टीट्यूड के अनुरूप होते हैं। जैसे किसी को जीएस अच्छा लगता है, किसी को जीएस में हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो किसी को जनरल हिंदी अच्छी है, किसी की मैथमेटिक्स अच्छी है। तो उनमें एक बैलेंस रख पाना विद्यार्थियों के लिए मुश्किल हो जाता है। जो उनकी रुचि होती है उसको ही वो पढ़ते जाते हैं, या सब्जेक्ट के उस पोर्शन में उनकी रुचि होती है वो उसी को ही पढ़ते जाते हैं, बाकी पोर्शन उनका पीछे रह जाता है। और यह एक स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में 90% स्कोर करना संभव नहीं है, या किसी भी यूनिट में 90% स्कोर करना संभव नहीं है, जबकि 60+% संभव है। तो अगर कोई भी विद्यार्थी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति या किसी विषय की मुश्किल नेचर की वजह से या सब्जेक्ट के किसी सर्टेन पोर्शन को मुश्किल मानकर जो छोड़ते हैं और बाकी पोर्शन को हद स्ट्रोंग करने की इच्छा में रहते हैं, यह भी एक गलत रणनीति है। अधिकांश विद्यार्थी इसमें भी लगे रहते हैं। तो बैलेंस तैयारी करने वाले, सही डायरेक्शन में तैयारी करने वाले कुछ एक लोग होते हैं, और तभी कंपटीशन में कहता हूं कि उतना नहीं है जितना प्राइमा फेसी या दूर से प्रतीत होता है। और पढ़ने की मात्रा का मामला है तो वो आपकी ग्रेस पावर के साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो अलग अलग पोर्शन है वो स्वाभाविक रूप से आप कितने अच्छे हैं उनमें, और बाकी आपकी तैयारी की रणनीति पे है। फिर भी मेरा मानना है कि अगर हम हद करें भी अगर क्वांटिफाई, तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आने से थोड़ा पहले हर कोई स्टार्ट करता ही है, क्योंकि करियर का इतना तो रेगुलर नोटिफिकेशन आ नहीं रहे गवर्नमेंट जॉब के। तो अगर 6-8 महीने तैयारी करें, सामान्य आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है और 6-8 महीने अगर आप तैयारी करते हैं तो 3-4 घंटे के जॉब से भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। क्या बात है, बहुत सही बताया कि आपने कि अगर लंबे समय तक सतत काम आप अध्ययन जारी रखते हैं तो रोजाना 3-4 घंटे की जो तैयारी है या पढ़ाई है वो पर्याप्त रहती है। लेकिन आपका ये भी कहना है कि वो रियल में 3-4 घंटे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किताब लेके बैठे रहें और जैसे सर ने बताया कि किसी नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहें या सोशल मीडिया में आपके कोई वाहवाही का या जो अच्छा रिप्लाई है, लाइक शेयर का इंतजार करते रहे, वो नहीं होना चाहिए। आपकी नजर में वो पढ़ाई केवल शुद्ध रूप से पढ़ाई होनी चाहिए, आपका ये मानना है? यस यस। आपने अभी बताया पारिसर की बड़ा मुश्किल नहीं है सरकारी नौकरियों को प्राप्त करना, लेकिन जिस प्रकार के सोशल मीडिया में मीम्स हैं, जैसे खूब सारा दहेज रखा हुआ है, गाड़ियां रखी हुई है और फिर नीचे लिखा हुआ है कि ये है सरकारी नौकरी का फायदा, या जैसे बिल्कुल ही बेमेल कोई जोड़ा है और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि देखो सरकारी नौकरी होने की वजह से ये शादी संभव हो पाई। जैसे मीम्स इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी भार छाई होती है, जैसे लगाते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या सच में सरकारी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है, या जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब्स हैं वो भी अच्छे कर सकते हैं, या जैसे व्यवसाय है या कृषि है या दूसरे जो कार्य हैं जीवन यापन के वो भी सिमिलर रूप से इम्पोर्टेंट है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये सही बात है कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट जॉब है उसको समाज ने इतना महत्वपूर्ण बना दिया है, तभी वो मीम लोगों को सत्य प्रतीत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए फर्स्ट डिजायरेबल जो चीज है वो गवर्नमेंट जॉब है, भले ही स्वयं के लिए हो या लड़की के लिए लड़का ढूंढना हो या खुद के लिए लड़की ढूंढनी हो, गवर्नमेंट जॉब डिजायरेबल है वर्तमान में। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अन्य है वो क्यों नहीं है, या मेरी क्या राय है।
तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब जो एक तरीके से कमजोर व्यक्ति की या एक ऐसे पारिवारिक व्यक्ति की जो ना कोई रिस्क लेना चाहता और वो इनसिक्योर लाइफ नहीं जीना चाहता, भले ही जीवन का दायरा छोटा हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। और ज्यादातर व्यक्ति हैं हम लाइफ सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, यानी लाइफ कभी भी एक ऑलरेडी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती कि लाइफ में ऐसा ऐसा होगा, वो अनिश्चित रहती है। लेकिन हम हमेशा सुनिश्चितता की तलाश में रहते हैं कि चीजें सर्टेन रहे। तो सरकारी जॉब उस निश्चितता सुनिश्चितता की तलाश में एक कदम है, इस वजह से लोग सरकारी जॉब को सबसे अच्छा मानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब का जो एंट्री पॉइंट है वो अभी लोगों के लिए उतना सहज अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत बड़ा जॉब का हिस्सा है वह इंजीनियरिंग के लिए है, तो इंजीनियरिंग आज भी गरीब लोगों के लिए उतना सहज रूप से उपलब्ध नहीं है जितना साधारण बीए की डिग्री है या साधारण बीएससी की डिग्री है या उसके बाद में बीएड है या उससे पहले बीएसटीसी है। उतना आसान इजीली अवेलेबल इंजीनियरिंग नहीं है, एमबीबीएस नहीं है, आर्किटेक्ट के नहीं है या एमबीए नहीं है। तो एक तो ये है कि भी गवर्नमेंट जॉब के जो लोअर सेक्शन के जॉब है वो कहीं ज्यादा सिक्योर लाइफ प्रदान करते हैं और वो गरीब लोगों की या साधारण लोगों के लिए या जिन्होंने जीवन में लेट एफर्ट करने स्टार्ट किए या लेट जागृत हुए उनके लिए अवेलेबल है, वैसे प्राइवेट जॉब अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट जॉब का जो हाईली पेड सेक्शन है, हाईली पेड जो जॉब है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो 10 से 15 हजार का पेड जॉब है उसमें उतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही इतनी हाइक है। जी जी बिल्कुल सही बताया। तो आपका कहना कि ये है कि जीवन की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए लोग सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं, और जो लोग जीवन की अनिश्चितताओं से घबराते नहीं हैं वो या तो वो जॉब की बजाय अपना खुद का स्टार्टअप या प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, जबकि प्राइवेट जॉब में आजकल बहुत अच्छा पैकेज है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के बाद में जेईएन या एएन की इंजीनियरिंग के मामले में ले लें तो जो उनका पैकेज बनता है सरकारी सेवाओं में उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में ये पैकेज बनता है। लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने के बजाय लोग सरकारी सेक्टर की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि उसमें सोशल स्ट्रक्चर की जो आपको सुरक्षा जो प्रोवाइड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी आपका जॉब सिक्योर है आपके इस दुनिया में रहने तक और उसके ना रहने तक के बाद भी आपका परिवार और उसकी जो आर्थिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी जो जॉब है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है इस प्रकार के अनिश्चितता के दौर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में शामिल हो गए और प्रतियोगी परीक्षाओं की कैसे तैयारी करें या कितना समय दें, और आपसे दोबारा मुलाकात करने की इच्छा रहेगी क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी भी इलस्ट्रेशन के लायक हैं, बात करने के लायक है, जिन पे हमारी चर्चा समय अभाव के कारण नहीं हो पाई। तो मैं लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्वार्टर सेंचुरी लगा के सेटिस्फाई हो गए या अभी 50 का इंतजार करेंगे और साथ आगे जाके? नहीं, अब मैं गवर्नमेंट जॉब चेंज करने की लालसा में नहीं हूँ। मेरा मकसद है कि मैं इसी क्षेत्र में रहते हुए मैं अच्छा करूँ। वो राइटिंग का काम हो सकता है, वो टीचिंग का काम हो सकता है। तो मेरा अभी यूट्यूब चैनल है नरेश भारी के नाम से, उसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए 60-70 वीडियोज अपलोड किए थे और अभी मैं जल्द ही मेरा स्वयं का एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करने वाला हूँ। तो उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि टीचिंग के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी जॉब हैं उसके लिए मैं मेरे जो एक्सपर्टीज है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो उस डायरेक्शन में काम करने का। यानी कि अभी भी अध्ययन और अध्यापन दोनों जारी हैं आपके? अध्ययन और अध्यापन दोनों जारी हैं और कोशिश है कि ये बहुत लंबे समय तक जारी रहे। जी, ये थे डॉक्टर नरेश कुमार भारी जो बता रहे थे कि सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। आपके पास भी इस प्रकार से कोई लाभप्रद जानकारी है या ऐसा कोई विषय है जो कि आप हमारे चैनल पर आके बता सकते हैं और उससे दूसरे बच्चे, अभिभावक या दूसरे सामान्य लोग जन उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो हमें जरूर लिखें। नीचे दिए हुए एड्रेस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपसे निश्चय ही और बहुत जल्द ही संपर्क किया जाएगा और आपके नॉलेज का सब लोगों को फायदा पहुंचे ऐसी आपसे मुलाकात करके टाइम सेट किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। पक्की बात। शख्सियत और मुलाकात के इस प्रोग्राम में आगामी आने वाले समय में बहुत सारे मुलाकात और उनका वर्णन आपको इस YouTube चैनल पर मिलता रहेगा, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को। और अगर आपके पास ऐसा कोई विषय है, ऐसी कोई बात है जो कि आमजन को जानना ज़रूरी है या उससे आमजन लाभान्वित हो सकते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई विषय है और आप उसको दीन दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो हमसे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस pakkibaat@gmail.com पर आप अवश्य संपर्क करें। इसका अवश्य रिस्पांस दिया जाएगा।